हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवाश्री यादव एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं चैनल के अंतर्गत जो ये वीडियो हम आज टेट पाठ्यक्रम के अंतर्गत बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि पहला तो आप इस पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण रूप से जान लें कि पाठ्यक्रम है क्या, हमको कितना पढ़ना है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि हम इसको जो टॉपिक आपकी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को पूरी चरणबद्ध तरीके से कि बाल विकास क्या है, बाल विकास की अवस्था क्या है, आयाम क्या है, फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक, एकदम सिस्टम तरीके से चरणबद्ध तरीके से जब आपको बताएंगे और एक एक टॉपिक का पूरा विधिवत विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे और कितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं, मैक्सिमम प्रकार के सवाल को हम आपको यहीं पर व्याख्यायित करेंगे। पहले व्याख्या देंगे, व्याख्या के माध्यम से हम उसको टॉपिक को स्पष्ट करेंगे और स्पष्ट करने के बाद एक एक पॉइंट पर कितने प्रकार से सवाल बन सकता है। आपको मालूम है कि अगर कोई भी पॉइंट टॉपिक है उसमें लगभग 12 प्रकार से सवाल बन सकती है एक ही टॉपिक पर। तो मैक्सिमम हम जितने प्रकार के सवाल आपको बन जाएंगे उतना सवाल हम आपको यहाँ बनने दिखाएंगे और जो आपके आगामी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा टेट में काफ़ी कारगर होगी और मैक्सिमम नंबर आप प्राप्त करने के काबिल हो जाएंगे। मैं आज टेट के अंतर्गत, यूपी टेट के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करूँगा और आप सभी लोगों को सिर्फ टेट के जो बाल मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम हैं, ये इसमें कौन सा पोर्शन या कौन सा विषय वस्तु कहाँ है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो संपूर्ण हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत तो पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा के अनुसार हमने इनको 4 भागों में बांटा है जो क्रमशः आपके सामने हैं। नंबर 1 बाल विकास। इसके अंतर्गत हम लोग बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र देखेंगे कि बालक का विकास कैसे होता है। इसमें वृद्धि एवं विकास एक चैप्टर है, उसमें हम वृद्धि विकास का अर्थ, उसके सिद्धांत की चर्चा करेंगे। बालक के विकास की आवश्यकता क्यों है या किस क्षेत्र में विकास होता है उसको देखा जाएगा। फिर बाल विकास की अवस्थाएं देखा जाएगा। बाल विकास की अवस्थाओं के मुख्य रूप से हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को देखेंगे। शैशवावस्था जो आपको मालूम है 0 से 6 वर्ष की होती है, उसको देखा जाएगा। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, इसको देखा जाएगा। 6 से 12 वर्ष में बालक का क्या विकास होता है। और किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पूरा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है बाल विकास के आयाम। बाल विकास के आयाम या परिप्रेक्ष्य भी इसे कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता पर बात होगी। शारीरिक विकास को हम बालक की तीनों अवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में लेकर देखेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता किस स्तर की होती है शैशवावस्था पर, ये देखा जाएगा। फिर हम इसको कोलेट करेंगे बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है, मानसिक विकास किस प्रकार का होता है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार का होता है, सामाजिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता किस स्तर तक रहती है बाल्यावस्था में, इसको देखा जाएगा। फिर तीसरी अवस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक के शारीरिक विकास के कौन कौन से लक्षण आते हैं या शारीरिक विकास किस किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है या कम होता है, वो देखा जाएगा। फिर मानसिक विकास किस स्तर का होता है, संवेगात्मक विकास किस स्तर पर होगा, सामाजिक विकास, और भाषा विकास तथा सृजनात्मकता, जो कि लगभग आप लोग देखते होंगे आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था तक ये जो 3 विकास हैं महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जब बाल्यावस्था से बालक जब आगे बढ़ता है किशोरावस्था तक जाते जाते तो उसमें 3 महत्वपूर्ण विकास और परिलक्षित होते हैं, जिसमें बाल विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता। इसके बाद अब बालक के जो विकास हैं वो इनके परिप्रेक्ष्य में अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कौन सा ऐसा कारण है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए फिर हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को भी देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 2 कारक पर हम ध्यान देंगे। नंबर 1 वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, एक बालक के विकास में वंशानुक्रम किस प्रकार से प्रभाव डालता है। जैसा आपको मालूम है कि अगर किसी बालक के वंशानुक्रम में कोई समस्या है या एक तरह से जैविक समस्याएं हैं तो वो बालक के विकास को प्रभावित करेगा। और फिर वातावरण,
वातावरण आप इन्वायरमेंट एक बालक के विकास को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, जिसमें उसका सामाजिक, पारिवारिक और विद्यालय 3 प्रमुख वातावरण के अंतर्गत परिप्रेक्ष्य आते हैं जहाँ पर बालक के विकास को प्रभाव पड़ता है। बालक अगर वातावरण इन 3 क्षेत्र में सही नहीं है तो बालक के विकास पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। चाहे और अगर वंशानुक्रम भी उसका गड़बड़ है तो अक्सर आप वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया हम कराएंगे कि एक अच्छा बालक, वंशानुक्रम रूप से अच्छा बालक वातावरण के अभाव में किस प्रकार से उसके विकास को प्रभाव पड़ता है या विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, हम उसको देखेंगे। इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन है बाल मनोविज्ञान का अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत। अधिगम, जिसे हम आम भाषा में सीखना भी कहते हैं, अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा हम देखेंगे। अधिगम क्या है, कैसे है, उसकी पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कोई बालक सीखना चाह रहा है, अधिगम करना चाह रहा है, लेकिन उसको अधिगम नहीं हो पा रहा, ऐसा कौन सा कारक है? इसके कारक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा कारक जो उसको अधिगम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो फिर उसको देखा जाएगा। फिर अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ हैं, अधिगम कितना बेहतर हो सके, कितना अच्छा हो सके, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे सीखने की विधि या तमाम विधियां हैं, उसको फिर हम लोग देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण भाग अधिगम के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत, थियरी ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ज़्यादा सवाल ओरिएंटेड टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम सवाल हर साल 2-4 सवाल ऐसे आते हैं जो रहते ही रहते हैं और बहुत आसान भी है और बहुत सिंपल और सरल है, साइंटिफिक टाइप है। इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत मुख्य रूप से है। आप लोगों ने बीएड वगैरह बीएलएड में या डीएलएड में पढ़ा होगा कि अधिगम के 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण माने जाते हैं या 2 स्कूल हैं। एक नंबर 1 उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसआर थियरी भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक के रूप में अगर देखा जाए तो एल थॉर्नडाइक, जिसे फादर ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी भी कहा जाता है। इन्होंने इनके सिद्धांत को भी पढ़ना है। इन्होंने 2 सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। नंबर 1 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी, कि अधिगम में ट्रायल एंड एरर का क्या महत्व है, उस सिद्धांत को पूरा हमको देखना है, उसको हम पूरा बताएंगे, आपको एक अच्छा सा बताएंगे। फिर दूसरा इनका सिद्धांत है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम के अंतर्गत अधिगम कैसे होता है इन्होंने नियम दिया, और इनका जो नियम है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के नियम हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम 3 आपको सब लोग अच्छी तरह से आप लोग बीएड और डीएलएड तीनों कक्षाओं में पढ़े होंगे कि उन्होंने 3 मुख्य नियम दिया था। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या इसे भी कभी कभी पहले लिख दिया जाता है, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ये मुख्य नियम इनके अंतर्गत आते हैं जो इनके अधिगम के मुख्य नियम हैं। बाकी 5 गौण नियम हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 8 नियम बताए जिसके आधार पर इन्होंने अधिगम के सिद्धांत को सिद्ध किया। दूसरे नंबर पर इनका जो इन्हीं के स्कूल में है उद्दीपक अनुक्रिया के अंतर्गत जो सिद्धांत आता है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो इवान पावलोव का है। इवान पावलोव ने उद्दीपक अनुक्रिया के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत में उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन में कहा कि कोई अधिगम करने के लिए किसी विषय वस्तु, किसी के प्रति कैसे वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य कैसे वो अनुबंध करता है और अनुबंध के द्वारा वो फिर सीखता है, उस पर हम देखेंगे। इनका प्रयोग बहुचर्चित इनका प्रयोग रहा कुत्ते पर किया इन्होंने। और चूँकि ये मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये फिजियोलॉजिस्ट शरीर विज्ञानी थे, तो उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों को विच्छेदन करके शैल क्रिया करके इन्होंने वहाँ पर दिखाया था। बहुत अच्छा रोचक होगा इनका सिद्धांत। इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर। अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में थोड़ा बदलाव भी किया था थॉर्नडाइक की अपेक्षा, क्योंकि थॉर्नडाइक और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत 2 ऐसे सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि अनुबंधन सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत में उद्दीपन और अनुक्रिया एक साथ चलती है। पहले उद्दीपक होता है, बाद में अनुक्रिया होती है। लेकिन बीएफ स्किनर साहब ऐसे हैं, उन्होंने उल्टा कहा नहीं, पहले अनुक्रिया होती है फिर उद्दीपन होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को आरएस थियरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो एसआर थियरी के अंतर्गत आते हैं।
तो अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग पहले सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को देखेंगे, जिसमें थार्नडाइक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पीएफ स्किनर का देखा जाएगा। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे हम एक नाम और देते हैं गेसाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये चूँकि जर्मन स्कूलिंग था, इनमें एक तरह से अगर कहा जाए तो ये सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की आलोचना के फलस्वरूप आया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहता है कि किसी अधिगम के लिए दो फैक्टर का होना जरूरी है, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स है। लेकिन यहीं पर सोच और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, चूँकि ये जर्मन स्कूलिंग है और ये अमेरिकी स्कूलिंग है, ये अमेरिका के लोग हैं, तो आप स्वाभाविक बात है कि अगर आप देखते हैं तो विद्वता के माने में दोनों में चलता संघर्ष, तो इसके आलोचना के फलस्वरूप सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आता है। इसके लाने वाले जर्मन के 4 मनोवैज्ञानिक हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे आराम से। आप बर्थिमर साहब हैं, इवान कोफ्का है, कोहलर हैं और कुर्ट लेविन हैं, जिसमें इसके मुख्य प्रतिपादक रूप में हम लोग बर्थाइम को क्या था नहीं, और इनके सिद्धांत को व्याख्या जो किया है वो कोहलर ने किया है, तो उसको पूरा बाकायदा देखा जाएगा। इसके अंतर्गत 2 और सिद्धांत हम, और सिद्धांत तो बहुत हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो सिद्धांत हैं वो सोच के अलावा 2 सिद्धांत और हैं। एक पियाजे का सिद्धांत, जिसे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा वाइगॉस्की का सिद्धांत। ये चूँकि गुरु शिष्य है, पियाजे के सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वाइगॉस्की ने उस सिद्धांत को दिया, इसलिए वाइगॉस्की का सिद्धांत भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पियाजे और वाइगॉस्की दोनों सिद्धांतों को कोरिलेट करके करेंगे, और ये दोनों पियाजे और वाइगॉस्की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अक्सर इन दोनों में जो सिद्धांत तो एक ही है, लेकिन थोड़ा उल्टा एक दूसरे के अपोजिट करके दिए हैं, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसलिए कन्फ्यूजन उत्पन्न जहाँ होते हैं वहाँ सवाल के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है कि आपके संज्ञान का वो परीक्षा ले सकें। तो ये दोनों यहाँ पर पियाजे और वाइगॉस्की को देखा जाएगा, और पूरा सोच का सिद्धांत किया जाएगा, कोहलर के प्रयोग को देखा जाएगा। इसके बाद अधिगम के अंतर्गत एक चैप्टर आता है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार आप लोग ज्योग्राफी की भाषा का पठार मतलब प्लेटू। पठार जब जिसका आधार चौड़ा हो और उसका शीर्ष भी सपाट हो, तो वैसे ही कभी जब आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते समय आपको एक ऐसा समय आता है जब आपके मध्य एक पठार सा बन जाता है, मतलब अब अधिगम ना होने की स्थिति आती है, तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। उसके अधिगम का पठार क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, और अधिगम के पठार कितने प्रकार के बनते हैं उसको हम देखेंगे, उसको प्रकार भी क्यों बनते हैं, क्या कारण है कि अधिगम का पठार बनता है, और उस अधिगम के पठार को कैसे निराकृत किया जाएगा, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा कि अधिगम का पठार ना बनने पाए। क्यों? क्योंकि अगर अधिगम का पठार बनेगा तो अधिगम सही तरीके से नहीं होगा। तो हम पूरा बाकायदा उसको भी आपको क्लियर करेंगे कि अर्थ, प्रकार, कारण और निराकरण। ये दूसरा पोर्शन हो गया अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत। तीसरा है इसमें शिक्षण की विधाएँ, टीचिंग अप्रोच वाले सिस्टम यहाँ पर तीसरा टॉपिक है। इसमें हम एक शिक्षण का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। शिक्षण आप लोगों को मालूम है, शिक्षण त्रिआयामी चीज़ है। इसमें शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम है, तीनों के मध्य को रिलेट करके हम एक शिक्षण का अर्थ उद्देश्य बताएंगे। क्यों शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है उसको देखा जाएगा। फिर इसके अंतर्गत हम लोग संप्रेषण, कम्युनिकेशन की संप्रेषण एक शिक्षण के लिए या शिक्षक के लिए या शिक्षार्थी के लिए एक बेहतर कम्युनिकेशन की क्या आवश्यकता है, क्यों है। आप लोग मालूम है कि हम बहुत अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारा संप्रेषण सही नहीं है, हम उसको सही तरीके से आपको नहीं बता पा रहे हैं या सही तरीके से आपके पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसलिए संप्रेषण को हम दिखाएंगे, संप्रेषण का पूरा किस विधि से दिया जाता प्रकार दिखाएंगे। फिर शिक्षण के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हमको पढ़ाना, उस सिलेबस में पूरा जब उसके और अंदर जाएंगे तो बहुत से सिद्धांत है, किस सिद्धांत को पढ़ाना उसको हम देखेंगे। फिर शिक्षण सूत्र, ये टीचिंग स्कीम्स है, इसे आप लोगों ने काफ़ी हद तक सबके पास मालूम है, लेकिन बस ये है कि आप सही तरीके से जानकारी ना होने के कारण इसके सवाल, ये सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से जो पूछा गया है। अब वो हमने भी जो देखा है, जो कोरिलेट किया कि ज़्यादा पूर्व की परीक्षाओं के आधार पर देखा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है वो शिक्षण सूत्र से ही पूछा गया और थोड़ा बहुत शिक्षण सिद्धांत से। ये 2 टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको शिक्षण सूत्र भी दिखाएंगे, टीचिंग स्कीम्स क्या होती है, कैसे होती है, फिर शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से सूक्ष्म शिक्षण एवं कौशल।
जैसे आप लोगों ने बीएड और डीएलएड दोनों में पढ़ा होगा। जब आप लोग बीएड और डीएलएड में जाते हैं तो आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। माइक्रो टीचिंग छोटा सा ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा इसमें सूक्ष्म शिक्षण, नाम से ही सूक्ष्म शिक्षण मतलब शिक्षण का छोटा सा स्वरूप। वो क्या होता है, सबसे पहले इसकी वर्जिन कहाँ हुई, कौन इसको निजात किया इस कॉन्सेप्ट को, इसके प्रवर्तक कौन है उसको दिखाया जाएगा, और किस विश्वविद्यालय में इसको दिया गया वो भी दिखाएंगे, और कितने स्किल्स हैं, कौशल कितने हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो 6 या 7 कौशल हैं उनको दिखाएंगे। वैसे तो 6 कौशल है, एक और कौशल उद्देश्य कथन है, 7 कौशल हमारे पास हैं जो महत्वपूर्ण है, उनको हम देखेंगे मुख्य। जैसे उद्देश्य कथन कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, व्याख्या कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, प्रश्नीकरण कौशल है, पुनर्बलन है, श्यामपट। ये 7 कौशल हम यहाँ पर दिखाएंगे और 7 को कंपोनेंट्स के साथ उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भी टॉपिक है, शिक्षण और शिक्षण की विधाएँ। समावेशी शिक्षा, चूँकि करने के बाद दोनों ले लिया गया, समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन तथा परामर्श। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं प्रकार। आपको मालूम है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समान अवसर के साथ शिक्षा। ये कॉन्सेप्ट 90 दशक में लाया गया। इसमें मुख्य रूप से 2 बालकों को लिया जाता है, एक सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। जैसा कि आपको पूर्व की कई बार पूछा गया है, अभी 2018 के टेट में पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, तो उसमें आपको समान बालक और विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, सामान्य बालक कौन होते हैं, समान बालक तो आप अच्छी तरह जानते हैं, विशिष्ट बालक कौन होते हैं उनको देखा जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। समावेशी शिक्षा में हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा बालक विशिष्ट बालक है, तो किस विधि से पहचान किया जाएगा, उस विधि को भी देखा जाएगा कि पहचान करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और निराकरण क्या है। अगर बालक को हम पहचान लिए कि बालक ये विशिष्ट बालक है, तो हम उसको निराकरण करके उस विशिष्ट बालक को कैसे शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ला सकते हैं, उसको किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, वो उसके एक तरह से निराकरण भी देखेंगे कैसे करेंगे। फिर अब विशिष्ट बालक की अगर बात हो रही है, तो विशिष्ट बालक आपके लिए 2 प्रकार के बालक होते हैं। विशिष्ट बालक खासतौर से समान रूप से नंबर 1 अपवंचित बालक या वंचित बालक जिसे हम कहते हैं, मतलब वो अपवंचित बालक या विशिष्ट बालक इसे कहते हैं। विशिष्ट बालक या अपवंचित बालक 2 प्रकार से अपवंचित होते हैं। नंबर 1 सामाजिक रूप से अपवंचित बालक, इसके अंतर्गत धर्म, लिंग, वर्ण, वर्ग, भाषा, जात, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से अपवंचित बालक। अब तो लगभग 21वीं सदी चल रहा है जहाँ पर धार्मिक रूप से सामाजिक अपवंचित बालक बहुत कम पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। लिंग के आधार पर भी अपवंचना के शिकार नहीं, तो आपको मालूम है कि आपके 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लिंग के आधार पर भी काफ़ी वंचना होती थी कि बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा ज़्यादा शिक्षा में तरजीह दिया जाता था, बालिकाओं को कम दिया जाता था। तो एक तरह से वो भी लिंग के आधार पर अपवंचित हो जाती थी, जबकि पढ़ने में बहुत अच्छी योग होती थी। हो सकता है कि उसमें एक कोई पीटी ऊषा हो सकती है, कोई एक विलियम हो सकती है, कोई कल्पना हो सकती है, चावला हो सकती है, तमाम ऐसी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उनको इसलिए शिक्षा से वंचित किया जाता था क्योंकि वो बालिका है। तो उसको हम देखेंगे। वर्ग किस वर्ग से आता है, कहाँ से आता है, वो भी भाषा के आधार पर भी कभी कभी वंचना का शिकार होता है कि हो सकता है कि वो भाषा वहाँ पर नहीं चल पा रही हो, तो ऐसी बात है। फिर दूसरा जो अपवंचित बालक होते हैं वो सामाजिक रूप से शारीरिक रूप से अपवंचित बालक होते हैं। शारीरिक रूप से अपवंचित बालक, ये 2 प्रकार से शारीरिक रूप से अपवंचित बालक होते हैं। एक तो ये जन्मजात हो सकते हैं, जन्म से ही ये बालक शारीरिक रूप से अपंग हो। शरीर का कोई भी एक अंग जो जन्म के पहले से ही कहीं न कहीं डिफेक्टेड हो या कोई न कोई इसमें समस्या हो, उससे भी ये बालक अपवंचित हो जाते हैं। दूसरा, कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना के आधार बेस पर भी कोई अपवंचित हो गया। मान लीजिए कि अच्छा खासा स्वस्थ था, कहीं गया और रोड एक्सीडेंट हो गया और उसका एक पैर कट गया या हाथ कट गया, तो इस आधार पर भी ये शारीरिक रूप से अपवंचित बालक हो जाते हैं। तो चूंकि ये किसी न किसी अंग, विशेष अंग के अपवंचन के कारण विशिष्ट हैं, तो इनको शिक्षा में भी समस्याएं आती हैं कभी कभी। तो इनको हम पहले इनकी पहचान करेंगे कि ये किस प्रकार के अपवंचित बालक हैं। इसमें किसके अंतर्गत अस्थिबाधित, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, या पोलियो से अक्सर शिकार हो जाते थे बालक, तो कोई अंग खराब हो गया, नीचे का नहीं काम कर रहा है। श्रवण बाधित, उनकी कान की कैपेसिटी ठीक ठाक से नहीं, वो सुन नहीं पा रहे हैं। दृश्य बाधित,
आँख उनकी सही तरीके से काम नहीं, देख नहीं पा रहे हैं, और वाक या मूक बधिर, सुन नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं। अक्सर ना गूंगा बहरा होता है, और वाक या मूक बधिर आपने देखा होगा कि ये दोनों एक ही प्रकार के जो बोलने और सुनने में प्रॉब्लम होती है अगर जन्मजात होती है, और अगर एक्सीडेंटल होता है तो उनमें से एक हो सकता है कि जन्मजात नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर शारीरिक रूप से जो अपवंचित बालक हैं उसमें देखेंगे, पहले कैटेगराइजेशन करेंगे कि ये जन्मजात शारीरिक रूप से अपवंचित बालक है या दुर्घटनाग्रस्त है। जन्मजात है तो स्वाभाविक बात है कि आपको मालूम है कि जन्मजात जो अपवंचित बालक होते हैं उनकी पहचान करना पड़ेगा, और उसका निराकरण, चूँकि उनके शारीरिक निराकरण को तो बहुत कम कर पाते हैं हम, तो उसको हम पहचान करके उनको कैसी शिक्षा दें ताकि कम भाई अगर शारीरिक रूप से अपवंचित बालक है तो नो डाउट शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो उनके एक अच्छे और बेहतर जीवन को दे सकता है। तो हम उनको, और सरकार ने भी हमारी, आपको मालूम कि पूरे भारत सरकार ने इनको लगभग पूरे क्षेत्र में 3% का आरक्षण इसलिए दिया है क्योंकि ये आ गया है। फिर अब ये अपवंचित बालक हैं तो इनको हम पढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल तो है नहीं, सामान्य तो है नहीं, तो सामान्य नहीं है तो सामान्य विधि से ये पढ़ भी नहीं सकते। तो हम इनको पढ़ाने के लिए हम कुछ आवश्यक उपकरण और शिक्षण विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम इन अपवंचित बालकों को पढ़ा सकते हैं। तो वो आवश्यक उपकरण, जैसे आपने ब्रेल लिप का नाम सुना होगा, या अब तो तमाम कंप्यूटर वाइस आ गए हैं, डिवाइस आ गए हैं जिसको हम कंप्यूटर से बोल करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श खास तौर से इसलिए हमने इसको साथ रखा क्योंकि ज़्यादातर जो निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है वो यहीं पर होती है, समावेशी वाले विशिष्ट बालकों में होती है। हालांकि आवश्यकता तो सबको होती है लेकिन खास तौर से इनको ज़्यादा होती है। तो निर्देशन एवं परामर्श को हम देखेंगे, निर्देशन परामर्श होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और प्रकार क्या है, किन किन क्षेत्रों में हम उद्देश्य निर्देशन एवं परामर्श दे सकते हैं, शैक्षिक है, व्यावसायिक है, पारिवारिक है, तमाम प्रकार के इनके निर्देशन एवं परामर्श होते हैं, उनको दिखाया जाएगा। और विधियाँ, किस विधि से हम निर्देशन एवं परामर्श किसी को दे सकते हैं। ये हमारा जो पूरा सिलेबस हमने आपको क्लियर किया, ये यूपी टेट का सिलेबस है। दिखने में आपको बहुत विस्तृत हो रहा है लेकिन हमने पूरा बाकायदा इसको कैटेगराइजेशन कर दिया है, एकदम अलग कर दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आपके अंदर एक कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। अब आप एकदम स्पष्ट हो गए कि सिलेबस यही है और इतना ही पढ़ना है। इसमें पढ़ा जाए, जब पठन पाठन करते समय हम लोग देखेंगे तो उसको पूरा बाकायदे व्याख्यायित किया जाएगा, और प्रश्नीकरण के माध्यम से प्रश्न कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, कितने प्रकार से प्रश्न बनेंगे, वो सब किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।